शुरू करते हैं ब्लूम्सबरी ग्रुप को, है ना, इन लिटरेचर। The Bloomsbury Group was a pivotal assembly of English writers, artists, and intellectuals during the early 20th century. इस पूरे टर्म का पहला जो इम्पोर्टेंट जवाब है वो इस पहली लाइन में ही समाहित है। कैसे? ध्यान से देखना, लिखना बाद में, पहले इसको समझो क्या है कि ब्लूम्सबरी ग्रुप जो है एक केंद्रीय ग्रुप है, एक मतलब महत्वपूर्ण ग्रुप है। और तुमने असेंबली का मीनिंग पूछा था, असेंबली मतलब होता है सभागार या सभा, और दूसरा मतलब होता है इकट्ठा होना। ये एक ग्रुप था, एक इकट्ठा ग्रुप था। किन किन लोगों का? राइटर्स का, आर्टिस्ट का और इंटेलेक्चुअल्स का। विच काइंड ऑफ इंटेलेक्चुअल? दैट काइंड ऑफ इंटेलेक्चुअल मीन्स वो लोग जो अपने अपने किसी खास वजह से फेमस थे या किसी चीज स्पेशल चीज के लिए जाने जाते थे, या बड़े लोग या ज्ञानी इंटेलिजेंट लोग थे। जरूरी नहीं है कि वो राइटर ही हो, वो कोई भी हो सकते। इंटेलेक्चुअल मतलब इंटेलिजेंट लोग कहलाते हैं, ज्ञानी, है ना। ठीक है, तो ये उनका एक ग्रुप था। अच्छा, रेनाउड, जाने जाते हैं फॉर देयर, उनके रिवॉल्यूशनरी कंट्रीब्यूशन के लिए, उनके क्रांतिकारी योगदान के लिए, टू मॉडर्न थॉट एंड आर्टिस्टिक इनोवेशन, आधुनिक सोच और कलात्मक इनोवेशन के लिए क्या बोलेंगे, आविष्कार, है ना, के लिए। दिस कलेक्टिव चैलेंज्ड, ये जो इकट्ठे लोग थे ये चैलेंज करते थे कन्वेंशनल नॉर्म्स। ये तीसरा ग्रुप मिला जो वही बात करता है। वो लोग सोशल नॉर्म्स को चैलेंज करते थे, ये भी कन्वेंशनल नॉर्म्स को चैलेंज करते थे। व्हाइल, दौरान, एडवोकेटिंग फॉर आइडिया फॉर इंडिविजुअलिज्म एंड सेक्सुअलिटी। बिल्कुल जैसे कि कौन सा ग्रुप हमने पढ़ा था, बीट जनरेशन, ये भी इस बात को प्रेफर करता है। मतलब ये दोनों में कॉमन मिला हमें, उनमें मिला, इनमें मिला। देयर इन्फ्लुएंस, इनका जो प्रभाव था, बहुत अच्छे समझ रहे, पहली लाइन में ही सब कुछ दे दिया उन्होंने। रेजोनेट इन वेरियस फील्ड, इनका योगदान बहुत सारी फील्ड्स में, पाविंग द वे ऑफ मोर प्रोग्रेसिव व्यू इन लिटरेचर एंड आर्ट्स, मतलब साहित्य और कला में इनका जो रोल है ना वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण था और प्रोग्रेसिव है। इनकी वजह से ही बहुत सारे लोग आगे सीखे। ठीक, अब इसके बाद आगे बढ़े। इतनी बातें कंफर्म है, भूलने वाला काम नहीं होना चाहिए। ओके, ओरिजिन ऑफ द ग्रुप, ये ग्रुप, इस ग्रुप का उद्भव कैसे हुआ। ओके, चलिए हम फास्ट कर रहे हैं इसको ना। अब देखो, पहली बात, इसमें ब्लूम्सबरी के उत्पत्ति के बारे में बताया कि ये इस ग्रुप की उत्पत्ति कैसे हुई। समझना, बहुत सारी चीजें ऐड ऑन कर देंगे एक्स्ट्रा। तो पहली चीज, अब जो हम जानकारी दे रहे हैं अच्छे से सुनना। ब्लूम्सबरी एक जिले का नाम है, डिस्ट्रिक्ट का नाम है, कहाँ पे, लंदन में, जो जानकारी यहाँ नहीं है। और 1900 से 1900 के बाद 1925 के बीच में इस ग्रुप का जन्म हुआ। एक और बात ऐड कर दें, इस ग्रुप की उत्पत्ति भी वर्ल्ड वार फर्स्ट के बाद हुई थी। तो तीन बातें हमने इससे एक्स्ट्रा बता दी। ठीक है, याद रखना। हाँ, इस चीज की उत्पत्ति भी वर्ल्ड वार फर्स्ट के बाद हुई थी। की इन्फ्लुएंस, अब खास बातें देख ले। अच्छा हाँ, दो बातें और भूल गए, इसमें दो राइटर बहुत इंपॉर्टेंट है और दो के नाम अच्छे से रट लियो। पहली वर्जीनिया वुल्फ और दूसरे ई एम फॉस्टर।
वर्जीनिया वुल्फ वही स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस वाली, है ना। और इनको एक वर्ग बता दो खट्ट से। ये बोलो। या इसलिए तुम्हें हमारे जैसे दिमाग की जरूरत है। अब बोला नाम, बोला कि ना बोले। मिसेस डैलोवे, ठीक है। और दूसरा इनका वर्क है रूम ऑफ वंस ओन, है ना। ये दो इनके खास वर्क, समझ गई, इसे याद रखियो। और अब आते हैं ई एम फोस्टर। इनका फेमस वर्क है पैसेज टू इंडिया, है ना। कछु कछु नाम बहुत रिश्तेदार से लग है, पैसेज टू इंडिया। और कहते हैं इनको जन्म इनने कोलकाता या केरल की गुफाएं, बहुत कछु के बारे में बड़े यस गहराई से लिखो, जैसे मालूम कोई भारत को राइटर लिख रहा हो, है ना। और इनकी एक तीसरी और खास बात बताते हैं, शायद ये लेस्बियन थे। देखो शायद कह रहा है कि हमने पढ़ा हुआ बहुत पहले, लेकिन हाँ, लेकिन हम सबकी खास खास चीजें नोट करके रखा था, है ना। ठीक है, चलो। तो अब जी माई रूम, नहीं, रूम ऑफ वंस ओन ऐसा कुछ नाम है, लिख लेना गलत, है ना, रूम ऑफ वंस ओन ऐसा कुछ नाम है। और तीसरा वर्ग तो याद नहीं आ रहा, और हमने अपने सिलेबस में है तो एएमए के में देखियो, एएमए के सिलेबस में है तो हम लोगों ने पढ़ा था। छोड़ो, आज ये तो फट से फेंक दे अपन। अब सुनो, इन की इन्फ्लुएंस मेंबर वर इन्फ्लुएंस्ड बाय यूरोपियन फिलोसोफर particularly the works of figure in the Bertrand Russell, Sigmund Freud। इस ग्रुप में दो लोग और भी थे, एक थे बर्ट्रैंड रसेल और दूसरे थे सिगमंड फ्रॉयड। बर्ट्रैंड रसेल बहुत भयंकर के इंटेलेक्चुअल पर्सन थे, एक सक्सेसफुल पॉलिटिशियन बने और प्रोफेसर के बाद, और एक खतरनाक टीचर। और सिगमंड फ्रॉयड को तो जानते ही हो, जब सोचो दिग्गज दिग्गज टकरात हुई है तो क्या होती हुई है, इसको अपन आज पढ़ रहे हैं, इसलिए इस ग्रुप को पढ़ना पड़ रहा है, ठीक है। ऐसे ई एम फोस्टर भी थे, भयंकर इंटेलिजेंट थे वे। तो कभी भी किसी के जेंडर से किसी को जज नहीं करना चाहिए कि वो कैसा था। फ्यूचर में तुम लोग जब कहीं पढ़ाने पहुंचोगी ना, तो ये बात तुम्हें ध्यान रखनी है, सिर्फ गर्ल्स को ही उतना महत्व तो नहीं देना, बॉयज को भी उतना ही देना, जितना हम बॉयज को देते हैं उतना ही गर्ल्स को देते हैं। एक निष्पक्ष टीचर की पहचान बिना कोई भेदभाव करे, कमजोर से कमजोर बच्चों को ऑब्जर्व करके देखो कि इनमें कमी कहाँ होगी, उस कमी को सुधार दिए ना तो तुम ज्ञानी हो। स्कूलों में नहीं तो यही होता है कि लोग क्या करते हैं, लोग ये करते हैं कि कमजोर बच्चों को छोड़ दिया जाता है, ज्ञानियों को साथ में लेके वो लोग निकल लेते हैं। वो चीज कभी नहीं करना, कमजोरों को उठा के चलना, उनको उठा के चले ना तो भगवान को ये एहसास होगा कि तुम उनको लेके चल रहे हो। प्रकृति है ये, क्योंकि भगवान उन्हीं में बसता है, जहाँ कमजोरी होती है तो भगवान का भार बहुत कठिन होता है। तो ये चीज ध्यान रखनी। अगला सोशल सोशल एंड पॉलिटिकल एंगेजमेंट। यहाँ एंगेजमेंट का तात्पर्य शादी से नहीं है, एंगेजमेंट का तात्पर्य मिलने से है, ठीक है। तो ये लोग मिला करते थे और सोशल इशू पे बात करते थे, वुमेन्स के राइट्स पे बात करते थे, है ना। पैसिफिज्म थे, मतलब सकारात्मक सोच के, और रिफ्लेक्टिंग देयर प्रोग्रेस व्यू, अपने बढ़ते हुए जो नजरिए थे उनको जो लोग एक दूसरे के सामने रखते थे। खतरनाक की बहसें हुआ करती थी इन ग्रुप्स में, ऐसे ऐसे ग्रुप है। अरे अभी तो बहुत सारे ग्रुप्स हैं, किटकैट क्लब वगैरह, बहुत कछु है।
आगे बढ़ते हैं भैया। हाँ, मेजर मेंबर हम इनको ऑलरेडी देख चुके हैं। वर्जीनिया वुल्फ को जानते हैं बहुत अच्छे से, अपनों उनको वर्क भी आ गओ, ठीक है, ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। ईएम फोस्टर को जानते हो, है ना। तो इन भैया ने, इनका भी एक वर्क है, अ रूम विथ अ व्यू, इनका भी वर्क है, रूम विथ अ व्यू। पैसेज टू इंडिया बाद में सुन ले हैं अपन, वो कहा भारत को है ना, इसलिए इन्हें दाव नहीं। और दूसरा, तीसरा है डंकन ग्रांट, एन इन्फ्लुएंशियल पेंटर। ये भैया कौन है तेजा ग्रुप में तीसरे? एक इंटेलेक्चुअल पेंटर थे, whose art embodies the group aesthetic blending modernism with traditional form, है ना। सुंदरता और आधुनिकता को लेके इनने चला, और वो भी हमारे उस समय के जो कंटेम्पररी फॉर्म थे उनके साथ, है ना। डंकन ग्रांट दिग्गज पेंटर रहे हैं उस समय के। इनकी ड्राइंग्स देखना तुम, अच्छी है, ठीक है। तो 3 दिग्गज मेंबर याद रखियो। हर एक ग्रुप में अपने लगभग लगभग 3-3 दिग्गज मेंबर दिख रहे हैं। ये सबरे कहाँ रहते? ब्लूम्सबरी जिला में। जैसे अपन मान लो कि नरसिंहपुरिया लिटरेचर के अग्रज, अपन नरसिंहपुर साहित्य के का जो भयंकर ऊंचाई पर ले जाए, भले ही अंग्रेजी ने अपन बुंदेलखंडी में लिखा है, भले इंग्लिश सही हमें कर गए, लेकिन अपन पहुंचे भयंकर ऊपर। ठीक है नहीं। और यहाँ तक कि जो वीडियो भी अगर उस समय तक जीवित रही ना, दुनिया में बताएगा जहां हमने 2025 में ही घोषणा कर दी थी, ठीक है। इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाएंगे कि हमने भविष्यवाणी तो पहले ही कर दी थी। दुनिया के कोई भी कोने में रहो, जो वीडियो अपन याद दिले का नहीं, कभी अपन मौजूद थे, अस्तित्वमान थे। जैसे हमारी उस फटे हाल की फोटोज आज भी मौजूद हैं, जो हमें याद दिलाती हैं कि तू क्या था, है ना। अपने फटे हाल की फोटोज होनी चाहिए, हमेशा हर फोटो मेकअप पे ना हो, है ना। हम तो ऐसे ऐसे पट्टियां जन में हम पट्टियों पर लिपटे हैंगे। घाव वाव है ना? एक ही जोड़ी जूता 2-3 साल के अलग अलग फोटोज में बेग जूता दिखा रहे है ना। अर्थ जाति का उनकी तल्ली नहीं दिखा रही, है ना। तल्ली पूछ रहे हमारी हमरे जोरे आने पर है कि तुमने जो चला कैसे है, अब हम ही बता सकत कहाँ चल गए फिर। ठीक है, चलो। तीसरा, साहित्यिक योगदान, किसने क्या क्या किया करके। मन में पढ़ लो, अब समझना कि लिटरेरी कंट्रीब्यूशन में ब्लूम्स गरीब ग्रुप की क्या स्थिति थी। तो इनने 3 मॉडर्न लिटरेचर थॉट को साथ में लेते हुए 3 चीजों पे इनने काम किया, आइडेंटिटी, सेक्सुअलिटी, एस्थेटिक। हमारे उन 2 ग्रुपों से इस तीसरे ग्रुप में एक चीज ऐड हो गई, एस्थेटिक्स, एस्थेटिक्स, है ना, सौंदर्य शास्त्र, ठीक। हाँ, आर्ट याद यहाँ ऐड हो गई। मतलब ये लोग लोगों से समस्याओं से ग्रसित नहीं थे, ये लोग वर्ल्ड वार से परेशान नहीं थे, हालांकि थे थोड़ी बहुत, लेकिन ये लोग सुंदरता मतलब सुकून को भी, सीधे बैठ, सुकून को भी महत्व देते थे, सुंदरता को महत्व दे रहे थे। ये थे मतलब वैसे नहीं थे खूंखार टाइप के का अपना गुस्सा बुझा रहे, नहीं यार, जीवन में रस भी होना चाहिए, है ना। तो
मॉडर्निज्म एंड इनोवेशन इनने काम किया, टॉपिक ऑफ सेक्सुअलिटी एंड आइडेंटिटी पे काम किया, और आर्ट और एस्थेटिक पे काम किया। ठीक है, चलो इसको अपन आगे बढ़े। अब इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी, समाज पे क्या प्रभाव पड़ा इनकी वजह से। तो कल्चरल शिफ्ट, चीजें चीजें बदली। कैसे बदली? जो पुराने थॉट चल रहे थे, लोगों ने नए नए वैल्यूज को एक्सेप्ट किया। इन्फ्लुएंस ऑन लेटर राइटर, आगे आने वाले राइटर्स को भी इनने प्रभावित किया, है ना। हालांकि इनका क्रिटिसिज्म भी हुआ होगा, सोशल क्रिटिसिज्म एंड आर्टिस्टिक फ्रीडम, है ना। रुकना इसको, the legacy can be seen in the works of the letters writers and thinkers who embraced their themes of individual social criticism and the artistic freedom। हाँ, जो पुराने आगे आने वाले जो राइटर्स थे उनने इनकी व्यक्तिगतता, सामाजिक आलोचना और आर्टिस्टिक आजादी की को फॉलो किया, प्रशंसा करी। ठीक, साथ ही इंटेलेक्चुअल सैलून, Blooms remember hosted influencer saloon, hosting discourse that shape the modern thoughts, providing platform for discussing art, politics and philosophy। इन तीनों टॉपिक्स पे बात की। इंटेलेक्चुअल सैलून का मतलब ये होता है, सैलून का मतलब बाल काटने की जगह नहीं होती। ये बात आज नोट कर लो, अच्छे दिमाग में बैठा ले। सैलून बाल काटने की जगह नहीं होती। पहले सैलून उस चीज को बोला जाता था जहां पे लोग किसी भी चीज को आकार दिया करते थे। सैलून शब्द वैसे बना है, बालों को आकार देते हैं तो वो आज का नाउ ने ले लिया। लेकिन सैलून इंग्लैंड में, ये आई थिंक विलियम जे लॉन्ग में लिखा हुआ है कि सैलून एक ऐसी जगह थी जहां पे लोग ज्ञानी लोग मिला करते, वो लोग उसको सैलून बोलते हैं। जैसे देखो, पार्लर, एक तो पुताई वाला होता है, दूसरा पार्लर होता है आइसक्रीम पार्लर। क्या वहां लोग आइसक्रीम को पोतने जाते हैं? आइसक्रीम पार्लर होता है, केक पार्लर होता है। पार्लर शब्द उस चीज से डिपेंड नहीं करता। पार्लर शब्द जो है वो किसी दूसरे चीज को रिप्रेजेंट करता है, कि मतलब ये चीज यहाँ होती है। बात समझ रहे हैं? ऐसी सैलून, तो इन फ्यूचर जब भी लिटरेचर की बुक में सैलून देखो, कटिंग को तो बिल्कुल मत सोचना, कहा कि बेलोग इतने इतने बड़े बाल रखते। सिगमंड फ्राइड की मुंह से भी देख लो, है ना। और भी जो ज्ञानी लोग थे, बहुत कछू होत तो, है ना। बाद में फिर वहां पे उनकी कटिंग होने लगी तो सैलून बन गया, और बाद में लोग सैलून पे इकट्ठे होने लगे। इंग्लैंड में बहुत कुछ चेंज हुआ है। मजा आएगा लिटरेचर में बहुत कुछ जान के कि वास्तव में शब्दों के ओरिजिन कहाँ से है। हमें भी खुशी होती है कि नहीं, ये शब्द तुम्हें निकल के हम बता पा रहे हैं। ये सुनील लेवल का ज्ञान है, याद रखना। हाँ तो ये साथ स्कूटी से आता तो ये होगा। ठीक, आगे बढ़े। क्रिटिक एंड कंट्रोवर्सीज। अच्छा, आइए शिफ्ट होते हैं एक नई चीज की तरफ, कि जब कभी कोई काम अच्छा होगा तो हमेशा आलोचनाएं और विवाद हमेशा बनेंगे। ठीक है, ओके। अब इस चीज को फिर से तो आप मन में पढ़ लो। चलो आ जाए, भले तुम शिवानी नहीं पढ़ पाए, लेकिन तुम घर जाके प्लीज इसको पढ़ना जरूर, है ना। तुम्हें मजा आएगा और पता चलेगा। चलो देखो, तो क्रिटिक एंड कंट्रोवर्सीज, आलोचना और विवाद, एलाइटिज्म एक्यूजेशन। तो अब सुनो, यहाँ ये बात बोली गई है कि क्रिटिक आर्ग्यू दैट द ब्लूम्सबरी ग्रुप वाज द एलाइटिस्ट। आलोचक पता क्या कहते हैं? ये जो ग्रुप है, रईसों को ग्रुप है, ऑफन डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द ब्रॉडर सोशल स्ट्रगल। समाज के जो हाशिए पे लोग हैं, बॉर्डर पे हैं, उनकी जो तकलीफ है इनको घंटा पता नहीं। ऑफ देयर टाइम, समय उस समय की, विच में लिमिटेड देयर इम्पैक्ट ऑन अ वाइडर सोसाइटी। मतलब ये लिमिटेड है उस वाइडर सोसाइटी से जो समाज पे होती है। मतलब तुम लोग ना लिमिटेड हो इस समाज से, बड़े समाज से दूर हो तुम लोग, तुम साले रईस हो, तुम का जानो। तो सब अच्छे खासे थे,
अब तो ये लोग सैलून जा पा रहे हैं, मतलब बड़े ग्रुप में क्लब में मिल पा रहे हैं, और ब्लूम्सबरी तब मैंगो डिश चला हुई है। ठीक है, ओके, ठीक। दूसरी जेंडर डायनेमिक, जेंडर के जो डायनेमिक्स थे वो नजरिए समझो कि while they advocate the women's right, जब वो महिलाओं के अधिकारों की बात करते थे, some female members like Wolf, जैसे कि वुल्फ had complex relationship with male, उनके पुरुषों के साथ बड़े अजीब संबंध थे। Authority and sometimes faced marginalized even within the group, भले वो एक महिला हो के इस ग्रुप में थी, लेकिन कभी कभी ये भी होता था कि वो भी खुद को एक बालक समझती थी, क्योंकि कबू को भी कह देती है कत्ता चुप रहा औरत है तक जान है। समझ गए, झटका में कह देती है, मतलब सुनो, राइट्स फीमेल की बात हो रही कि महिलाओं को ये मिलना चाहिए, वो मिलना चाहिए, वो बोलत के हुई है ये भी तो मिलना चाहिए, तो नहीं जानता चुप रहे, हम उनके हक की बात कर रहे हैं। अरे बात समझ में, मतलब महिलाओं को दिए जाने हक भी पुरुषों के हिसाब से हो। ठीक है, इतनी अच्छी बात, मतलब ये कहलाता है पैराडॉक्स, ये होता है पैराडॉक्स, है ना इंटरेस्टिंग बात। समझे ही नहीं आ रहा हो, हक में बात हो रही का खिलाफ हो रही है ना। ठीक, ये पैराडॉक्स का बहुत बेस्ट एग्जांपल है। ठीक है, ऐसे एग्जांपल याद रखना। अच्छा, अब एडल्ट रिलेशनशिप, तो यहाँ पे बात ये होती है कि अक्सर यहाँ इनने बात करी है कि मेल और फीमेल के रिश्ते बहुत ओपन होना चाहिए, है ना, वो लोग खुल के सेक्सुअलिटी पे बात करते थे। ठीक है, तो इससे एक टेंशन होती थी, पर्सनल फ्रीडम, मतलब बात होती कि व्यक्ति की क्या खुद की पर्सनल फ्रीडम नहीं है, और दूसरी बात होती थी कि जो पब्लिक मोरालिटी, सामाजिक नैतिकता है, क्या वो चीज, मतलब उस समय इनको लगता था कि लोग इस पे ऑब्जेक्शन उठाते थे। तो इस टॉपिक पे बहस होती थी कि क्या ऐसा होगा, बाकी इनने तो खुल के बात करी है ना। अब लोग देखो, अब तीसरी बात हम बता रहे हैं, जैसे वर्जीनिया वुल्फ और ईएम फोस्टर बात कर रहा है, तो अब इन बेचारों को कौन समझाए कि ईएम फोस्टर की भावनाएं अलग हैं, उसकी फीलिंग्स फीमेल्स के प्रति अलग है भाई, दुनिया उसको नहीं समझ पाई वो बंदा क्या था। समझो ना भावना है, समझ गए नहीं, शिवानी तुम समझी नहीं समझी। अब वो वर्जीनिया वुल्फ से बात कर रहे हैं मान लो, तो उनकी भावना अलग है, दूसरा देख के कछू का है, मेल के भेष में भी फीमेल है वो, ठीक है नहीं। तो ये जो हमने जो इस टेक्स्ट के अलावा जो तीसरी बात की ना, एग्जाम में इन पे पॉइंट्स होते हैं, एग्जामिनर ये पॉइंट्स उठाता है कि आपने जो मही भाव है, जो दही आपने वहां में से आपने घी कितने, घी पे चर्चा होता है, समझ गए, ये घी आपके दिमाग में बनना चाहिए, सोते जागते आपको ये एहसास होना चाहिए कि हाँ ही था समाज। ठीक है, हाँ, इस मतलब होता है उसके दुष्प्रभाव पीछे के। अब देख लें कंक्लूजन एंड लेगेसी ऑफ द ब्लूम्सबरी ग्रुप। एंड्यूरिंग इन्फ्लुएंस, आने वाले लगातार की जनरेशन में, है ना, इनके वर्क्स का प्रभाव पड़ा, और इन तीन टॉपिक्स पे, है ना, इनने बहुत काम किया है, और ये हम बार बार देखते आ रहे हैं। री एवेल्युएशन, ठीक, दो शब्द तोड़ के पढ़ो, ये गलती हो जाती है अपन से, अपन पढ़ नहीं पाते। री एवेल्युएशन मतलब पुनः जांच करने की जरूरत है। स्कॉलर एंड क्रिटिक्स हैव रिविजिटेड देयर कंट्रीब्यूशन, फिर से पहुंचते हैं उस बात पे, एक्नॉलेज बोथ देयर इनोवेटिव स्पिरिट एंड द लिमिटेशन ऑफ देयर पर्सपेक्टिव टुडेस कॉन्टेक्स्ट, मतलब ये बात करते हैं कि स्कॉलर और क्रिटिक्स आज भी इन लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू को नोट कर रहे हैं, अब फिर से जाके देख रहे हैं,
और इनको पता चल रहा कि यार गधन है ते भी, और जो चर्चाएं करी हैं समय पर बुरी लगत थी कि नहीं सही करी है ना, क्योंकि ई एम फॉस्टर के वर्क्स में आपको उनका ये वाला कैरेक्टर जो हम बताए थे ना दिख जाएगा, उनके कुछ वर्कों में ये कैरेक्टर है भी, ये बात आपको दिख जाएगी, है ना। और वर्जीनिया वुल्फ की जो थीम ऑफ कॉन्शियसनेस की जो फ्रीडिंग है, मतलब ये लोग इनकी चर्चा एक दूसरे पे इनके प्रभाव भी दिख जाएंगे, है ना। कहते हैं जैसी संगति वैसे असर होने लगते हैं, तो एक दूसरे के असर दिख जाएंगे। जैसे कभी भी तुम कहीं जगह पहुंचोगी तो तुम में हमारी झलक दिखेगी, क्योंकि हमारे कई कई बार शब्द निकल आएंगे, तो कोई जैसे जो हमें जिसने हमें अच्छे से नोट किया होगा वो तुरंत कह दे है, हमें पता जब बात तुम्हें कहाँ से पता चली, जब बात वो के तो समझ गए। तो टीचर का प्रभाव बच्चों में दिखता है ना। तुमसे भी कई बार, जैसे अजय, मान लो कि तुम अजय के सामने कभी गई, जैसे अजय हमें अच्छे जानता है और तुम अजय से कोई चीज बात कर रही, तो वो क्या भानु सर ने बताई हुई है, ठीक। तो ये फिर होता है कल्चरल आइकॉन, मेंबर्स लाइक वुल्फ एंड फॉस्टर रिमेन कल्चरल आइकन्स। ये जो संस्कृति के परिचायक हैं ये लोग, नॉट ओनली देयर लिटरेरी कंट्रीब्यूशन, ना कि सिर्फ इनके साहित्यिक योगदान के लिए, but also their role in shaping modern intellectual thought। आधुनिक समाज को दिए गए इनके विचार आज भी हम और आपके साथ। अब फर्दर रीडिंग की बात करें तो आपको और क्या क्या पढ़ना चाहिए, ठीक। तो आपको इस चीज में इन तीनों को थोड़ा सा गहराई से और पढ़ना चाहिए, मतलब ब्लूम्सबरी ग्रुप की बात कर ली हमने। अब इनने हमें सजेशन दो है कि इन तीनों ही है अलग अलग पढ़ो, तो जा समझ लेना कि आप ब्लूम्सबरी ग्रुप अच्छे से समझ ले हो, ताकि जो तीनों ही ज्यादा बाकी खास मेंबर थे, है ना। तो वुल्फ की राइटिंग पढ़ लो, ई एम फोस्टर के नोवेल पढ़ लो, और डंकन ग्रांट के नोवेल्स जैसे पढ़, ठीक। इन तीनों के एक एक नोवेल देख लेना। टू अंडरस्टैंड द मॉडर्निस्ट मूवमेंट एग्जामाइन वुल्फ्स टू द लाइट हाउस, वही हम कहें कि हम कछु भूल रहे थे, टू द लाइट हाउस एमए के सिलेबस मन को एक बहुत गहराई में ले जाता है। अ रूम ऑफ अ वंस ओन, ये बस खुल गए, देखो 6-7 साल पुरानी बात हैगी, बट याद आ गया। और हमें कबू कबू हमें अपने दिमाग पे कितना ग्रेट, बहुत खुशी होती है। और इंसाइड इनटू फेमिनिस्ट थॉट एंड नैरेटिव टेक्निक्स, अगर आपको समझना है ग्रुप को, आप ये चीजें पढ़ो, ये वर्क पढ़ो, उस समय को समाज समझ हो तुम, कि 1900 के बाद वो समाज कैसो हो, ये 3 वर्कों में तुम्हें मिल जाए है वो। अगलो ई एम फॉस्टर के नोवेल हॉवर्ड, हॉवर्ड एक यूनिवर्सिटी भी है, हॉवर्ड सुने नाम, और हॉवर्ड एक जगह को नाम, उतय पर जो यूनिवर्सिटी है वहाँ को, इसलिए वो हॉवर्ड यूनिवर्सिटी, ठीक। जैसा अपने तो एक यूनिवर्सिटी खोल दे तो वह नरसिंहपुर, ठीक। अब ये वर्क क्या है वो समझो, ये है हॉवर्ड्स एंड, पूरा वर्क है जो, हाँ, एंड मॉरिस, हाँ ना, आफ्टर पर्सपेक्टिव ऑन क्लास एंड सेक्सुअलिटी enriching understanding of the early 20th century British society, ना। भैया के स्वभाव की वजह से इनने इस चीज पे दो खोल के बात करी, क्योंकि दुनिया रोक रही थी इनको, ये कहा नहीं, ठीक।
आगे बढ़े। आर्ट ऑफ डंकन ग्रांट। अब डंकन ग्रांट की कलाकारी भी देख लो। एक्सप्लोर डंकन ग्रांट्स आर्ट वर्क विच विजुअलाइज रिप्रेजेंट द ग्रुप्स आइडियल्स एंड द एस्थेटिक वैल्यू। ये लोग लिख के बता रहे थे, ये भैया अपने इस ग्रुप की क्या करके बता रहा था, ड्रॉ कर करके बता रहा था दुनिया को। दस प्रोवाइडिंग अ डिफरेंट लेंस, ने एक नया नजरिया दिया, नया तरीका दिया। ये लोग लिटरेचर के लेंस से बता रहे थे, ड्राइंग के लेंस से देखो हमारे उस ग्रुप को, देखो इस कल्चर को, डिफरेंट लेंसेज ऑन देयर कल्चरल इम्पैक्ट। और इस ऐसे बताया है। ये था हमारा वर्क के साथ इस वर्क का इति सिद्धम, एक शानदार